गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। नमस्ते, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो सभी बच्चे क्लास के साथ आएं और क्लास के साथ जुड़ जाएं। और जल्दी से आप लोग मुझे ये भी बताएं कि क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी बच्चों तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच रही है या नहीं। तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को हमारा जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को हमारा ढेरों आशीर्वाद। आप सभी जो उद्देश्य के साथ, जिस टारगेट के साथ, जिस एम के साथ आप क्लास के साथ जुड़ते हैं, वो एम आपको जल्दी से अचीव हो, आप जल्दी से जो आपका उद्देश्य है उसको पाएं और आप सफलता की तरफ बढ़ते जाएं, ये हमारा आशीर्वाद है आप सभी प्यारे साथियों के लिए। तो भाई दोस्तों आ जाओ, अब अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो फटाफट से बताओ। मेरे ख्याल से तो वॉइस में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, हिंदी की क्लास। हाँ तो भैया ये हिंदी की क्लास नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास है। तो चलिए भाई आ जाइए। हमने कल की क्लास में सेल टॉपिक के साथ जो चीज़ें थी उनको शुरू किया था। तो सेल के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको कहा कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर की छोड़ो, सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो कोशिका होती है इसको आपके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोशिका को किसने खोजा, यानी कि सेल के बारे में ही आज की क्लास की भी हमारी जो बातें हैं वो होंगी। तो बेटा कोशिका के बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कोशिका की जो खोज करी थी वो दो साइंटिस्ट ने करी थी। यानी कि जब कभी भी आपको डिस्कवरी पूछता है डेड सेल की, यानी मृत कोशिका की खोज, तो आप बताकर चलते हो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में करी थी। यानी रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड डेड सेल इन 1665। और दोस्तों जब हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं, सजीव कोशिका की बात करते हैं, तो सजीव कोशिका को सबसे पहले 1674 में ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। तो जब हम लोग कोशिका की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट पढ़कर चलते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ और जब हम लोग फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर आप लोगों को दो चार पॉइंट्स और हैं जो मैं ऐड ऑन कराऊंगी। दोस्तों आपको ना कल मैंने कहा था कि जो मृत कोशिका होती है, जो कि डेड सेल है, इसको किसने खोजा था? तो आपने कहा था कि मैम डेड सेल को डिस्कवर करने का जो काम किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने ये काम किया था। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, जब इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था तो किसमें किया था? जल्दी से बताओ फटाफट। सारे बच्चों को कल मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जब डेड सेल की डिस्कवरी की थी तो डेड सेल को किसके अंदर डिस्कवर किया था? तो आप सभी को मैंने कहा था कि इसको डिस्कवर करा था कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क कोशिका में, कॉर्क की कोशिका में। तो डेड सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो किस में हुई थी? कॉर्क कोशिका में। ठीक है, इन कॉर्क सेल। कॉर्क क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा लकड़ी का जो पीस होता है, इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्क। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क। तो ये बातें कल की क्लास में हमने कर ली थी। अब यहां से नया फैक्ट क्या है मैडम? यहां से हमें नया फैक्ट क्या पढ़ना है? बिल्कुल कॉर्क की कोशिका में हुई थी। तो नया फैक्ट ये पढ़ना है कि ये जो कॉर्क की कोशिका होती है ना, मान लो ये कॉर्क सेल है, मान लो ये कॉर्क सेल है। अब इस कॉर्क सेल के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं। इन्हीं छोटे छोटे चैम्बर को, इन्हीं स्मॉल चैम्बर को जो नाम दिया था वो दिया था सेल। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो इस तरीके से सबसे पहले डेड कोशिका की खोज हुई थी। अब यहां से इस कॉर्क की कोशिका से एक क्वेश्चन ये बनकर आता है कि इस कॉर्क की कोशिका के चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है। इस कॉर्क की कोशिका के चारों तरफ एक पदार्थ दोस्तों आपको देखने को मिलता है, लाइक दिस।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉर्क है, इस कॉर्क की कोशिका के चारों तरफ हमें इस तरीके से एक पदार्थ, एक मटेरियल देखने को मिलता है। तो इस पदार्थ, इस मटेरियल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको पेपर में आता है कि कॉर्क कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है। तो ये जो कॉर्क कोशिका के चारों तरफ पाया जाने वाला पदार्थ है, इसको कहते हैं सुबेरीन। इसको कहा जाता है दोस्तों सुबेरीन नाम का पदार्थ। तो ये सुबेरीन नाम का जो पदार्थ है मैम, ये क्या काम करता है? ये सुबेरीन नाम का जो पदार्थ कहाँ होता है? तो कॉर्क कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है सुबेरीन। अब इस सुबेरीन का क्या काम होता है? तो ये इस कॉर्क कोशिका को गैस रोधी और जल रोधी बनाने का काम करता है। तो इसका काम भी आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बताओगे यह है कॉर्क कोशिका को, यह है कॉर्क कोशिका को जल रोधी और गैस रोधी बनाता है। तो कॉर्क कोशिका को जल रोधी तथा गैस रोधी बनाने का काम कौन करता है? तो आप बताओगे सुबेरीन नाम का पदार्थ। ठीक है, तो इसका काम होता है कॉर्क कोशिका को जल रोधी और गैस रोधी बनाता है। तो आप लोग इंग्लिश में भी इसका लिख सकते हो। अभी मैं लिखने वाली हूँ इंग्लिश में, थोड़ा सा स्पेस कम है तो बेटा मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में यहाँ ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने लिखा कि इट मेक वाटर एंड गैस रेजिस्टेंट, वाटर एंड गैस परमेबल। ठीक है, परमेबल टू कॉर्क टू सेल। ठीक है, तो यह कोशिका को क्या करता है? वाटर एंड गैस परमेबल बनाने का काम करता है। क्लियर? परमेबल बनाने का काम करता है। तो ये भी चीजें आपको पेपर में आती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? हाँ जी, कॉर्क सेल में करी थी, डेड सेल की जो डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक ने। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया यहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे कि मैम जब कभी भी लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जीवित कोशिका की जो खोज करी थी। जीवित कोशिका दोस्तों, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी? तो लिविंग सेल को जब डिस्कवर करा था तो ल्यूवेनहॉक ने करा था। मुझे बताते चलेंगे सभी बच्चे, किसने दोस्तों? ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, 1674 में किया था। ठीक है, अब इन्होंने किसमें करा था? तो आप लोग बताकर चलते हो वाटर पोंड के अंदर। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो इन अ पोंड, यानी कि एक तालाब में। ठीक है, एक तालाब में खोजा गया था सबसे पहले जीवित कोशिका को, एक तालाब के अंदर। तो तालाब में सबसे पहले एक जीवित कोशिका खोजी गई थी दोस्तों, तालाब के अंदर। ठीक है, एक पानी के अंदर जो मतलब पानी से भरा हुआ जो एक पोखर होता है, तालाब होता है, उसमें जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजा था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब ये जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने और भी कई डिस्कवरीज करी हैं दोस्तों। ये जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने और भी कई डिस्कवरीज करी हैं। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि इन्होंने ही किसको खोजा है दोस्तों? आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही करी है। क्या करा है ल्यूवेनहॉक ने? आरबीसी की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ आरबीसी। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कवरी ऑफ आरबीसी किसने करी है, तो हु डिस्कवर्ड आरबीसी? जो आपके रक्त में, आपके ब्लड में होती है ना आरबीसी, रेड ब्लड सेल आपके ब्लड के अंदर है। तो इनको भी किसने डिस्कवर करा है? ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा मैम, और क्या करा है ल्यूवेनहॉक ने? तो ल्यूवेनहॉक ने प्यारे बच्चों शुक्राणु कोशिका की भी खोज करी है। आपने कल पढ़ा था ना शुक्राणु, तो शुक्राणु कोशिका की खोज, यानी कि इन्होंने इस शुक्राणु को भी खोजा था। शुक्राणु कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, यानी कि डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, है ना। तो इन्होंने क्या करा है? स्पर्म सेल को भी डिस्कवर करा है। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, यानी कि इन्होंने ही शुक्राणु की कोशिका को भी खोजा है। अच्छा, तीसरा फैक्ट क्या हो सकता है? चीजें समझ में आती चल रही है ना, है ना। चलो, आज एक भी क्लास नहीं चली सुबह से। अच्छा, ऐसा हो सकता है बेटा कि कुछ दिक्कत आ रही हो, लेकिन बायोलॉजी की क्लास आपकी चल रही है तो अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड कर कर चलोगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो इन्होंने क्या करा था? शुक्राणु कोशिका की भी खोज इन्होंने ही करी थी। अब आप लोग बताकर चलते हो कि मैम इन्होंने ये जो ल्यूवेनहॉक होते हैं, इन्होंने क्या करा था बेटा? जीवाणु की खोज।
बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही करी थी, जीवाणु की खोज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने करी थी, तो आप लोग बताकर चलते हो इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया भी की थी। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु को भी इन्होंने ही खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने। अब इतनी सारी चीजें इन्होंने करी, तो देखो आरबीसी, क्या नॉर्मली आरबीसी आपको दिखाई देती है? अगर कहीं खून पड़ा हुआ है, कहीं खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं, तो क्या आप लोग उसके अंदर आरबीसी को देख सकते हो? क्या आपको किसी खून के अंदर आरबीसी नजर आ जाएंगी? जैसे कि भाई किसी को चोट लगी है, खून गिर गया है, तो उस खून में आपको आरबीसी नजर आएंगी? कहोगे नहीं मैम, क्योंकि आरबीसी एक माइक्रोस्कोपिक और क्या होता है, स्ट्रक्चर है। ये सूक्ष्मदर्शी से देखी जाने वाली संरचना है, बहुत छोटी होती है, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के बिना। फिर शुक्राणु कोशिका की खोज, क्या आप शुक्राणुओं को भी देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के? कहोगे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो शुक्राणु भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब स्पर्म्स भी जो होते हैं ये भी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाली संरचना है ना बेटा, क्लियर? चलो अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जीवाणु भी एक क्या है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाली संरचना है। क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना। अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को उठाकर लाना पड़ेगा। तो बेटा ये भी माइक्रोस्कोप से दिखता है, ये भी माइक्रोस्कोप से दिखता है, ये भी माइक्रोस्कोप से दिखता है। दैट्स वाई, इसीलिए ल्यूवेनहॉक जी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जैविकी के पिता। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि, एक सेकंड, हाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर कि इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता किन्हें कहते हैं? आपने कहा ल्यूवेनहॉक को, तो ल्यूवेनहॉक को हम लोग सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हैं, है ना। तो आपने लिखा नोन एज फादर ऑफ, नोन एज फादर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात? बेटा आपको जो ईयर याद रखना है वो जीवित कोशिका का, लिविंग सेल का ईयर 1674, डेड सेल का ईयर 1665, और एक न्यूक्लियस का ईयर भी बताऊंगी, केंद्रक का। तो ये ईयर याद रखने हैं, बाकी इनके ईयर अब आपको नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए। तो अब हमने देख लिया कि सेल की जो डिस्कवरी थी या उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते थे वो क्या थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और जब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर होगा सेल थ्योरी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, तो दोस्तों सेल थ्योरी यानी जिसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत, ये भी आपको पेपर में आता है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, ठीक है, किस ईयर में दिया था कोशिका सिद्धांत? ये सारी चीजें भी आपको पेपर में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों कोशिका की खोज कर ली हमने, कोशिका क्या है ये समझ लिया हमने। अब जो मुद्दा हमें याद करना है वो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या होता है कोशिका सिद्धांत? तो दोस्तों जो दो साइंटिस्ट आए थे, शिल्डेन और श्वान, है ना, दो साइंटिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है। हु प्रोपोंडेड द सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने लिखा कि शिल्डेन और श्वान, दोस्तों शिल्डेन तथा श्वान, दो साइंटिस्ट हैं ये, शिल्डेन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो भाई किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। मैंने स्टार लगा दिया बेटा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पेपर में जब भी हमें पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, तो सबसे पहले दो नाम याद रखना, शिल्डेन तथा श्वान। तो आप लोग बताकर चलते हैं दोस्तों, शिल्डेन
and Schwann. Schilden and Schwann was given सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी को किसने दिया था आप बताकर चलते हो? शिल्डन एंड श्वान ने दिया था. अब अच्छे से समझना, ठीक है. अब ये जो शिल्डन थे दोस्तों, ये जो शिल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, शिल्डन, इन्होंने क्या करा? शिल्डन ने क्या करा था दोस्तों? तो आप लोग बताकर चलते हैं कि जो शिल्डन थे ना, इन्होंने कहा था कि जितने भी पौधे हैं इस पृथ्वी पर वो सारे के सारे कोशिका से मिलकर बने हैं. तो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा था कि सभी पादप कोशिका से मिलकर बने हैं. सभी पादप कोशिका से बने हैं. भाई पादप भी सजीव है हमारी तरह, तो पादप भी किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं. तो ये बात किसने बताई थी? ये आपको स्टेटमेंट दे देगा पेपर में, पूछेगा कि सभी पादप कोशिका से बने होते हैं. इस बात को किसने बताया? तो आप कहोगे शिल्डन ने बताया. हु गिव द स्टेटमेंट दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल. तो आप लोगों को बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसने दिया था? शिल्डन ने. मैम किस ईयर में दिया था? तो ईयर भी आप लोगों को पूछ लेता है. आप बताते हो 1838. 1838 ईयर था. तो इस ईयर में इन्होंने कहा था कि जितने भी पौधे हैं वो सब सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं. तो लिख सकते हैं भाई इन्होंने क्या कहा था? all plants are made up of cell. तो ये बात इन्होंने बताई थी दोस्तों. किसने? श्वान ने. तो श्वान ने क्या कहा था कि सभी, देखो दोनों ने मिलकर करी थी सेल थ्योरी की डिस्कवरी. सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दोनों ने मिलकर दिया था, है ना. मैम ये सेल थ्योरी कब दी थी? बेटा मैं ईयर बताती चल रही हूँ. दो साइंटिस्टों ने दी थी सेल थ्योरी. अगर आप इन सेल थ्योरी के दोनों ईयर लिखना चाहते हो तो 1838 एंड 1839, ये दोनों ही ईयर जो है सेल थ्योरी के हैं बेटा. ये दोनों ही ईयर सेल थ्योरी के हैं. अब 1838 में क्या हुआ था? 1838 में शिल्डन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि सभी पौधे किससे बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर बने हुए हैं. ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. अब दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या आया? दूसरा स्टेटमेंट दिया था श्वान ने, श्वान नाम के साइंटिस्ट ने. श्वान जी ने क्या कहा था? तो दोस्तों जो श्वान नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा था कि सभी जंतु कोशिका से मिलकर बने हैं. तो एक ने तो पौधों के बारे में बता दिया और एक ने जंतुओं के बारे में बता दिया. तो श्वान ने क्या कहा था कि भैया सभी जंतु जो हैं, सभी जंतु कोशिका से मिलकर बने हैं. तो सभी के सभी जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है, कोशिका से बने हैं. तो यहां पर एक ने जंतुओं के बारे में बताया और एक ने दोस्तों किसके बारे में? प्लांट के बारे में बताया. तो इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो सारे के सारे जंतु किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से. ये बात इन्होंने कब बताई थी? 1839 में बताई थी. तो इस तरीके से दोनों ईयर आपके सेल थ्योरी के ईयर माने जाते हैं. एक ने प्लांट के बारे में बताया, एक ने जंतु के बारे में. अब मैम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे हम तो कि भाई किसने कहा था कि सभी पौधे कोशिका से बने हैं, किसने कहा था सभी जंतु कोशिका से बने हैं, है ना. पेपर में हम हो जाएंगे कंफ्यूज. कल वाली पीडीएफ मैम प्लीज बेटा, कल वाली पीडीएफ अपलोड तो हो गई होगी, कल वाली पीडीएफ जरूर अपलोड हो गई होगी. तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल अपलोड हो गई होगी. ऋतिक क्या डाउट है बेटा? बिल्कुल पूछ सकते हो. हाँ जी बिल्कुल, एनसीईआरटी को ही कवर कराकर हम लोग चल रहे हैं बेटा. ठीक है, एनसीईआरटी को ही कवर कराकर चल रहे हैं. अगर कल वाली पीडीएफ नहीं डली है अभी चेक करवा कर अभी इसको अपलोड करवा दो. ठीक है, अभी आप क्लास पर ध्यान देंगे सभी बच्चे. क्लियर? सिद्धांत नहीं लिखा है. कहाँ नहीं लिखा प्यारे बच्चे? सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत लिखा हुआ तो है बेटा, कोशिका सिद्धांत लिखा हुआ तो है. तो यहाँ पर क्या कहा था? शिल्डन तथा श्वान ने अच्छा नाम वैज्ञानिकों ने, अच्छा इसको सही कर लो, कोशिका सिद्धांत दिया था, ये नहीं लिखा है हिंदी में. चलो इसको कर लेते हैं सही. तो शिल्डन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था. तो सिद्धांत लिख लो, कोशिका सिद्धांत दिया. ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट. तो भाई अब आप लोगों ने पढ़ा कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा पेपर में कि किसने प्लांट्स के बारे में बताया, किसने एनिमल के बारे में. तो अच्छा एक बात बताओ, श्वान
क्या तुमने संस्कृत में कभी श्वान शब्द सुना है? संस्कृत में श्वान का मतलब क्या होता है बेटा? श्वान का मतलब होता है कुत्ता। और कुत्ता एक पौधा है या जंतु है, ये बता दो मुझे। श्वान का मतलब क्या होता है बच्चा? कुत्ता, डॉगी। डॉगी संस्कृत में बोलते हैं हम कुत्ते को श्वान। तो प्यारे बच्चे, श्वान नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? एनिमल्स के बारे में बताया, क्योंकि श्वान माने कुत्ता और कुत्ता एक एनिमल है, प्लांट नहीं है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से शब्दों को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो यहां पर आप लोगों को याद आ जाएगा कि श्वान, श्वान माने कुत्ता और कुत्ता एक एनिमल होता है। तो इसीलिए सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं। इस बात को किसने कहा? श्वान नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब यहां पर जो सेल थ्योरी है, इसको बताने के लिए यहां पर 3 चीजें दी गई थी। इसको अच्छे से समझ लेना, बस लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना। जब सेल थ्योरी दी तो यहां पर बताया गया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, यानी कि सभी जीव या तो एक कोशिका से बने हैं या एक से नहीं तो बहुत सारी कोशिका से बने हैं। जैसे एक कोशिका वाला जीवाणु होता है और बहुत सारी कोशिका वाले हम हैं, पेड़ पौधे हैं, दूसरे जंतु जो तुम देखते हो वो है। तो इसका मतलब ये कि सभी के सभी किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। ये मैंने आपको समझाई दिया अभी अभी। दूसरी बात क्या कही थी? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती है ना, वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। कैसे? ये भी सेल थ्योरी में बताया था, पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। तो मैं लिख दूं यहां, इस वाली बात को समझना कि सभी कोशिकाएं नई पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, तो सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो पुरानी कोशिकाओं से ही क्या होता है? नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ये बात बताई थी दोस्तों। तीसरी बात, सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कल की क्लास में कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये तो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये 3 बातें थी जो सेल थ्योरी में कही गई। ये 3 बातें थी, जिसमें से एक बात तो मैंने अभी बता दी आपको कि सभी पादप कोशिका से बने हैं या सभी जंतु कोशिका से बने हैं, या सिंपली कह दो कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा कि भाई सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनी है। इसको समझा देती हूँ कि कैसे, समझो देखो अच्छे से। भाई होता क्या है कि सभी, जैसे कि मान लो ये एक कोशिका है हमारे शरीर में, ये कोशिका, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब ये सेल क्या करेगी बेटा? ये सेल जब बड़ी हो जाएगी, वयस्क हो जाएगी, जैसे हम इंसानों में क्या होता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। कोई भी लड़की है ना, किशोर अवस्था यानी कि एडल्ट स्टेज पर जब आ जाती है, कोई भी लड़का जब किशोर एडल्ट स्टेज पर आ जाते हैं तो उनकी लड़की शादी कर दी जाती है। वैसे ही ऐसा समझो कि जब ये कोशिका वयस्क हो जाती है, जब ये कोशिका एडल्ट हो जाती है, पूरी तरीके से इसकी ग्रोथ हो चुकी होती है कोशिका की, ये पूर्ण रूप से एडल्ट हो गई, विकसित हो गई, एडल्ट हो गई, ये पूरी तरीके से इसका विकास हो गया। अब ये क्या करेगी? तो अब ये अपने जैसी दूसरी कोशिकाओं को बनाएगी। कैसे बनाएगी? तो बेटा इसके अंदर होता है केंद्रक, इसका ये केंद्रक ऐसे 2 हिस्सों में टूट जाता है और इस तरीके से पूरी कोशिका 2 हिस्सों में टूट जाती है। तो एक हिस्सा इस कोशिका से बन गया, एक हिस्से से ये कोशिका बन गई। तो मतलब इसको हम कहेंगे मदर सेल, इसको हम कहेंगे मम्मी कोशिका। ये है मदर सेल, यानी कि मातृ कोशिका। ये हो गई मातृ कोशिका, या इसी को कहते हैं ओल्ड सेल, या इसी को कहते हैं पुरानी कोशिका। तो ये हो गई दोस्तों पुरानी कोशिका, यानी पुरानी कोशिका जो है उसी से नई कोशिका बनती है। अब मैम नई कौन सी है? तो ये दोनों नई कोशिकाएं हैं। ये हो जाती है डॉटर सेल, ये हो जाती है बच्चा डॉटर सेल। ये हो गई पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। ये हो जाती है पुत्री कोशिका, यानी डॉटर सेल, या इन्हीं को कहते हैं नई कोशिका। नई कोशिका यानी कि न्यू सेल। तो हमने पढ़ा कि पुरानी कोशिका से ही क्या बन गई? नई कोशिका बन गई, नई सेल बन गई। तो बस यही था सेल थ्योरी, यही था सेल थ्योरी। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है,
बेटा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में अभी हम बात करेंगे, अभी हम सब बात करेंगे बेटा, ठीक है। अभी धीरे धीरे अभी हम बेसिक की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इनको अभी कॉन्सेप्ट को समझते चलो, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के सारे नाम बताऊंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाई पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बन गई। जब पुरानी कोशिका ने अपनी पूरी ग्रोथ कर ली, पूरी बड़ी हो गई, अब वो क्या करे, अब उसने सोचा कि चलो नई कोशिकाओं को ही बना देते हैं, तो ये अपने केंद्रक को, न्यूक्लियस को डिवाइड कर देती है और पूरी कोशिका दो हिस्सों में टूट जाती है। तो एक कोशिका से देखो दो नई कोशिकाएं बन गई, तो ये नई कोशिकाएं हैं। जब ये नई कोशिकाएं भी बड़ी हो जाएंगी, एडल्ट हो जाएंगी, वयस्क हो जाएंगी, तो ये भी ऐसा ही करेंगी, ये भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट देंगी। तो इसी तरीके से जो पुरानी कोशिकाएं हमारे शरीर में है, उन्हीं से नई नई सेल बनती जाती हैं, नई नई सेल बनती जाती। तो ये होता है सेल थ्योरी प्यारे बच्चे, ठीक है। दीपक जो क्वेश्चन है बेटा पूछ लो, जो क्वेश्चन है आप उसको पूछ लो, ठीक है, डायरेक्टली। क्लियर? द स्टडी ऑफ सेल, सेल थ्योरी इज नोन एज साइटोलॉजी। बेटा स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल थ्योरी एक अलग चीज है। सेल थ्योरी में 3 बातें कही गई थी। पहली बात तो तुम्हें समझ ही आ गई कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। अगर पादपों का पूछे तो शिल्डेन ने बताया था, अगर जंतुओं का पूछे तो श्वान ने बताया था, ठीक है। फिर दूसरी बात कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पुरानी कोशिका है, इसी से नई कोशिकाएं बन रही हैं। और तीसरा क्या था कि कोशिका ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो आप कल की क्लास में पढ़ चुके हो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, सेल थ्योरी के बारे में इतना आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको कहते हैं अकेंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं? अकेंद्रीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, अकेंद्रीय कोशिका, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड होती है यूकैरियोटिक सेल, जिसको कहा जाता है सकेंद्रीय कोशिका, सकेंद्रीय कोशिका, ठीक है। तो एक होती है अकेंद्रीय कोशिका, एक होती है सकेंद्रीय कोशिका। अच्छा अ का मतलब क्या होगा? नहीं, नहीं। आ का मतलब नहीं। केंद्रीय मतलब केंद्रक, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता। और सा का मतलब क्या हुआ? सा का मतलब हुआ, सा का मतलब साथ, और भैया केंद्रक मतलब केंद्रक के साथ, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होता है। जब कभी हमारे घर बिया का कार्ड आता है, बिया शादी बिया का कार्ड आता है ना, तो उस कार्ड पर जब पापा का नाम लिखा रहता है तो नीचे हम देखते हैं कि सहपरिवार भी लिखा होगा। सहपरिवार मतलब पूरे परिवार के साथ आना है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सकेंद्रीय तो मतलब केंद्रक के साथ वाली कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होता है। अनु कह रही है ये तो रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था ना मैम। हाँ जी बेटा, ये रुडोल्फ वर्च्यू ने नहीं बताया, रुडोल्फ वर्च्यू ने इसको प्रूफ किया था। बता तो ये सेल थ्योरी में दी थी बात कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, बट इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे शिल्डेन और श्वान। तो फिर इसको प्रूफ करने का काम करा था रुडोल्फ वर्च्यू ने। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत को दोबारा से नए तरीके से जो हमारे सामने रखा था वो रुडोल्फ वर्च्यू ने रखा था बच्चा, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर आप लोग इस पॉइंट को एड ऑन करना चाहते हो तो कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नोट डालकर लिख लीजिएगा साइड में कॉपी के अंदर। एक बच्चे का डाउट है तो मैं बता देती हूँ, नोट डालकर लिख लीजिएगा कि जो कोशिका सिद्धांत है बेटा, कोशिका सिद्धांत का पुनः गठन किसने किया था? जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत
का पुनः गठन, यानी फिर से इसको हमें बताने का काम किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत को दोबारा से समझाने का काम किसने किया? तो आप लोग कहोगे रेन्यू। रेन्यू किसने किया था? रेन्यू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को जो रेन्यू करने का काम किया था वो किसने किया था? तो आप लोग बताते हो ये काम किया था रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट, रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू। तो रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था ये काम। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि सेल थ्योरी को रेन्यूएबल या सेल थ्योरी का पुनः गठन किसने किया था? रुडोल्फ वर्च्यू ने किया था। मतलब दोबारा से इन्होंने सेल थ्योरी को समझाया था और इन्होंने ही वास्तव में बताया था कि पुरानी कोशिका जो होती हैं उनसे ही नई कोशिका जन्म ले। तो ये कंप्लीटली 3 बातें सेल थ्योरी में थी, आपने समझी। अब इस आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी का पुनः गठन किसने किया था? आप बताते हो कि सेल थ्योरी को जो रिन्यू करने का काम किया था वो रुडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो ये आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, हाँ बेटा, कब किया था एक बच्चा कह रहा है, तो 1840 से लेकर इसका जो ईयर आपको माना जाता है 1842 के बीच में ये ईयर माना जाता है। बट यहाँ पर आप लोगों को ईयर कभी भी मेंशन नहीं करता, ईयर नहीं पूछता, तो आपको सिर्फ रुडोल्फ वर्च्यू ही यहाँ पर याद करके चलना है। क्योंकि 1839 में जब सेल थ्योरी इन्होंने दे दी थी तो प्यारे बच्चे उसके बाद रुडोल्फ वर्च्यू ने उस पर काम करा। तो इसका एक्चुअल ईयर आपको बेसिकली किसी भी बुक के अंदर नहीं होता, कहीं 40, कहीं 42, कहीं 41, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो इतना कार्यकाल इन्होंने करा था, तो इसको आप ना लिखें, इसको आप बिल्कुल मेंशन ना करें। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत जो था वो रुडोल्फ वर्च्यू ने रिन्यू किया था। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल के टाइप की दोस्तों, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है मेरे बच्चों, एक हो जाती है आप लोगों की प्रोकैरियोटिक और एक हो जाती है यूकैरियोटिक। अच्छा समझना अच्छे से, प्रोकैरियोटिक जो होती है ये प्राचीन कोशिका है। प्राचीन कोशिका, कौन सी कोशिका? प्राचीन कोशिका है, बहुत पुरानी, यानी सबसे पहले यही बनी थी, सबसे पहले यही बनी थी। इसी को कहते हैं ओल्ड सेल, ये पुरानी कोशिका है, या इसी को हम लोग प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं, प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। प्राचीन कोशिका है, प्रिमिटिव सेल है, पुरानी या ओल्ड सेल के नाम से जानी जाती है। मैम ये विकसित कोशिका है, यानी ये विकसित हो चुकी थी, ये बाद में विकसित हुई है, पहले ये बनी, इसी से फिर ये वाली कोशिका का निर्माण हुआ। तो कौन सी कोशिका विकसित कोशिका मानी जाती है? तो आपने कहा है विकसित कोशिका है। ये कैसी कोशिका है? डेवलप्ड सेल। तो ये डेवलप्ड सेल की कैटेगरी में आती है, ये डेवलप्ड सेल है बेटा। ये कैसी कोशिका है? विकसित कोशिका है। अच्छा मैम, ये अविकसित कोशिका क्यों कही जाती है? इसमें ऐसी क्या क्या कमियां थी? तो इसमें बहुत सारी कमियां थी बेटा, इसमें बहुत सारी कमियां थी। भाई कोशिका जब बनी तो सबसे पहले यही वाली कोशिका बनी थी प्रोकैरियोटिक, तो इसमें कमियां तो रहेंगी। जब कभी भी हम कोई चीज पहली बार करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, धीरे धीरे उन कमियों में सुधार होता है, धीरे धीरे वो चीजें विकास की तरफ बढ़ती हैं, है ना। तो वैसे ही इन कोशिकाओं के अंदर बहुत सी कमियां थी और बाद में इन्हीं कोशिकाओं से ये वाली कोशिका बनी। तो यहाँ पर जो कमियां यहाँ दिख रही थी वो कमियां फिर यहाँ पर नहीं दिखी, यानी इनका विकास होता चला गया, इनके अंदर जो कमियां थी वो कमियां यहाँ पर पूरी होती चली गई। ठीक है, तो अब हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता? तो दोस्तों केंद्रक नहीं होता, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्या करेगी दोस्तों, है ना। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्या करेगी? केंद्रक होता है, बीचों बीच की संरचना भी दिखाऊंगी, और उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। तो केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती? आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो लिखेंगे हैव नो न्यूक्लियस, हैव नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके चारों तरफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है जिसके चारों तरफ ना तो केंद्रक होता है और ना ही केंद्रक झिल्ली होती है? तो आपने कहा ये हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मैम यहाँ पर केंद्रक होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। मैंने कहा जो चीज यहाँ नहीं थी वो चीज यहाँ पर जरूर थी, तो यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है क्योंकि ये तो विकसित कोशिका है। तो केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो आपने कहा यहाँ पर सब मिलता है, यहाँ सब पाया जाता है। क्लियर? तो लिखोगे हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर? समझ में आ गई दोस्तों बातें? क्लियर? समझ में आई आप लोगों को बातें या नहीं? फटाफट से बताओ। तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली यहाँ पर नहीं पाई जाती। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब समझना अच्छे से कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली क्या होती है। बेटा ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। अब इस सेल के बीचों बीच इस कोशिका के सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस सेल लाइक दिस एक स्ट्रक्चर मिलता है बेटा। जैसे कि सेंटर में आप इस संरचना को देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो इट इज नोन एज न्यूक्लियस। यही क्या है? ये है न्यूक्लियस। तो इसी को कहते हैं केंद्रक। तो एक कोशिका के सेंटर में जो स्ट्रक्चर नजर आती है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो ऐसा कोई केंद्रक आपको नहीं नजर आता है किसके अंदर? ऐसा कोई केंद्रक आपको नजर नहीं आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर मैं इसको इधर की तरफ कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ पर एक और सेल बना देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और सेल बना दूं ऐसे, तो ये हो जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो जाती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। मैम क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो बीच में केंद्रक ही नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में तो केंद्रक होता है। तो ऐसी कोशिका जिसमें आपको केंद्रक दिख रहा है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं दिख रहा उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब मैम इस केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली भी मिलती है, ऐसे ऐसे एक मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो दोस्तों केंद्रक के चारों तरफ देखने को मिलती है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली किसके चारों तरफ मिलेगी? केंद्रक के तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जो ये आप लोगों की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती है, देखो ये आप लोगों की कैसी सेल है, ये बीच में आपको क्या दिख रहा है? ये न्यूक्लियस है, ये बीच में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, केंद्रक। तो ये कैसी कोशिका है? फटाफट सारे बच्चे बताओ। बीच में सेंटर में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, तो ये कौन सी सेल है? ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है ये कौन सी सेल का डायग्राम है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो। आज तीज है क्या? तीज तो आज मुझे लग रहा है नहीं है, तीज तो नहीं है बेटा। डाउट ग्रुप रात को खुलेगा, डाउट ग्रुप बन चुका है, रात को 8 से 10 के बीच में खुलता है, ठीक है। कल भी मैंने बच्चों के रिप्लाई किए थे, तो बिल्कुल आप अपना कोई भी डाउट होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको पूछ सकते हो। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सी सेल है बेटा, ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? फटाफट बताओ। इस सेल के सेंटर में तुम्हें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, तो न्यूक्लियस जब होगा तो दैट्स मीन ये हो जाती है यूकैरियोटिक सेल, ये हो जाती है यूकैरियोटिक सेल। और इस सेल के सेंटर के अंदर जब न्यूक्लियस है तो इसी न्यूक्लियस में तुम्हें यहाँ पर डीएनए नजर आएगा, है ना, इसी न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें यहाँ पर डीएनए आएगा जिसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जब मैं आप लोगों के सामने एक और सेल को रिप्रेजेंट कर दूं, एक और सेल का फोटो मैं आपको दिखा दूं लाइक दिस, ये एक और सेल है, ठीक है, ये डीएनए है बेटा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये इसका डीएनए है, ये क्या है? इसका डीएनए है। बट यहाँ पर कोई भी आपको न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है। यहाँ पर जैसी स्ट्रक्चर आप लोग इस सेल के अंदर देख पा रहे थे वैसी कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है ना। जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बीचों बीच न्यूक्लियस के तौर पर नजर आ रही है वैसी कोई भी स्ट्रक्चर आपको इस सेल के अंदर नहीं दिख रही है। तो दैट्स मीन ये कौन सी कोशिका है? ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल।
अकेंद्रीय कोशिका, ये है अकेंद्रीय कोशिका, मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता, ये हो जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसके अंदर दोस्तों झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते। तो आपने लिखा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। समझ में आई बात? तो भाई केंद्रक के चारों तरफ तो झिल्ली भी होती है, लेकिन केंद्रक तो इसमें है ही नहीं, वो तो हमने पढ़ ही लिया। साथ में और भी बहुत सी चीजें नहीं होती, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसके अंदर नहीं होते, है ना। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्गेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक में अगर बात करें तो सभी पाए जाते हैं, यहाँ सब पाए जाएंगे, सारे ऑर्गेनल पाए जाएंगे, तो सभी पाए जाते हैं। मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल तो डेवलप्ड सेल होती है, इसमें तो सब पाए जाते हैं। आपने लिखा ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट, बेटा सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब मुद्दा यह है बच्चों के सामने कि मैम झिल्ली युक्त कोशिकांग होते कौन से हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। भाई दोस्तों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ये जो आपने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा, इसमें सूत्र कणिका भी नहीं होती, तो सूत्र कणिका भी एक झिल्ली वाला कोशिकांग है। दूसरा, इसमें गोल्गी बॉडी भी नहीं होती बेटा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, गोल्जी बॉडी, इनको आप अभी सभी को पढ़ोगे, गोल्जी काय भी इसके अंदर नहीं होती। तीसरा, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होते बेटा, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहते हैं जिसको अभी पढ़ेंगे, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होते बच्चा। ठीक है, अगर मैं और लिखवाऊं और कौन कौन नहीं होते, तो बेटा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। अंतः द्रव्य जालिका भी नहीं होती, अंतः द्रव्य जालिका भी नहीं होती। तो ये सारे झिल्ली नुमा कोशिकांग होते हैं जिनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते। कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्गी काय भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। समझ में आई बातें? और यहाँ पर ये भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है भैया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब पाए जाते हैं, ऑल आर प्रेजेंट। तो ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको पाई जाएंगी। समझ में आई आप लोगों को बातें? ठीक है, बातें समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि बातें आप लोगों को समझ में आई। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं भाई, थर्ड पॉइंट। तो दोनों सेल्स के अंदर जो तीसरा पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में कॉमन क्या है? राइबोसोम, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो दोनों ही कोशिकाओं के अंदर जब कॉमन चीज पूछेगा तो दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं बेटा, यहां भी और वहां भी। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं अभी आप इनको आगे पढ़ोगे। तो राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कौन सा कोशिकांग ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों कोशिका में पाया जाता है? तो कहोगे राइबोसोम। तो यहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, बट दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम बेटा प्रोटीन बनाने का काम करते हैं कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम मिलते हैं? तो यहाँ छोटे वाले राइबोसोम मिलते हैं, 70S वाले। जबकि मैम इसमें कौन से राइबोसोम मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं बड़े वाले राइबोसोम, 80S वाले। तो ऐसे प्रश्न आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो आप आंसर लगाना 70S राइबोसोम। आपको पूछेगा यूकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल? तो आपने आंसर लगाना है 80S।
समझ में आई? तो दोनों में है राइबोसोम, दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका बेसिकली साइज में छोटी है, यूकैरियोटिक कोशिका थोड़ी बड़ी है साइज में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में बड़े वाले राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे वाले राइबोसोम। छोटे राइबोसोम होते हैं 70 वाले, क्योंकि 70 छोटा होता है, 80 छोटा होता है। तो आप कहोगे मैम 70 छोटा है 80 बड़ा। अगर मैं आपको 70 रुपए दूं और आपको मैं 80 रुपए दूं, तो आप किस में ज्यादा खुश हो जाओगे? आप 80 रुपए में ज्यादा खुश होगे, 80 ज्यादा होते हैं 70 से। तो प्यारे दोस्तों, छोटी कोशिका में छोटे राइबोसोम, बड़ी कोशिका में बड़े राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिलते हैं आपको 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं आपको 80S राइबोसोम। समझ में आ गई? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। सेव्ड बर्ग बेटा ये यूनिट है, इसको अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है? सेव्ड बर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने राइबोसोम की यूनिट्स के बारे में बताया था। एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। ये अभी आप पढ़ोगे आगे जाकर, अभी आप पढ़ोगे आगे जाकर। दोनों ले लेंगे हम तो, 70 भी ले लेंगे और भैया 80 भी ले लेंगे तुम्हारे तो कहने ही क्या। एस का मतलब होता है बेटा सेव्ड बर्ग। अभी जब मैं आपको डिटेल में राइबोसोम पढ़ाऊंगी ना बेटा, ये सारी चीजें अभी आप एक एक करके पढ़ोगे। आप डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी पढ़ोगे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ोगे, लाइसोसोम पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, राइबोसोम पढ़ोगे। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। अभी तो हम जस्ट डिफरेंस कर रहे हैं दोनों सेल के अंदर, डिफरेंस कर रहे हैं दोनों सेल में, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैम 80 में माला हो जाएगा, है मेला हो जाएगा। अच्छा 80 में, चलो बढ़िया। अगला पॉइंट और लिख लेते हैं कि भाई ये जो आप लोगों का प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये किस में पाई जाती है? तो आपने कहा ये जीवाणु में पाई जाती है। जीवाणु में मैं सब लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल, जीवाणु और नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। तो ये किस किस में पाई जाती है? जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको कि जीवाणु के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आपने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपने लिखा इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा, साइनो जीवाणु, इनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कई बार इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी लिखा जाता है, साइनो जीवाणु भी कहते हैं, साइनो जीवाणु भी इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है? साइनो जीवाणु। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ, किसी के भी नाम के पीछे बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो होगी प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया, इसके नाम के पीछे भी बैक्टीरिया आ रहा है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो जिसके भी नाम के पीछे बैक्टीरिया आए, आंख बंद कर कर लगाया ना कि इसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल है, और जिसके भी नाम के पीछे बैक्टीरिया ना आए उसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल, उसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल किस किस में होती है? अमीबा में होती है, याद रखना अमीबा, अमीबा के बारे में तो आप लोग अभी पढ़ोगे भी, अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, ईस्ट, ईस्ट एक तरीके का खमीर है। अमीबा और ईस्ट कैसे जंतु, कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है बेटा। अभी मैं कल की क्लास में आपको एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी बताऊंगी। तो ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्यूलर होते हैं। अब यूनिसेल्यूलर होते हुए भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोशिका से बने हैं ये। तो यूनिसेल्यूलर होते हुए भी इनमें कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक होती है। और मैडम ये पौधों में, बेटा पौधों में भी यही पाई जाती है। प्लांट के अंदर जितने भी तुम प्लांट देखते हो और जितने भी तुम जंतु देखते हो, एनिमल, उन सभी में यही पाई जाती है। हमारे अंदर भी यही वाली कोशिका है यूकैरियोटिक। हमारे अंदर भी कौन सी है दोस्तों? यूकैरियोटिक। क्लियर? सेल हमारी बॉडी में क्या करती है? मैम प्लीज बता दो, सेल हमारी बॉडी में क्या करती है? बेटा अगर तुम्हारी बॉडी में सेल नहीं है ना तो तुम्हारी बॉडी में कोई काम ही नहीं होगा। सेल ने ही तुम्हारे पूरे शरीर को बनाया है, सेल ही तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर काम करती है। जो काम तुम्हारे लीवर का है
वो काम सेल ही कर रही है। जो काम तुम्हारा दिल कर रहा है ना, तो दिल की कोशिकाएं ही कर रही हैं। जो काम तुम्हारी किडनी कर रही है, किडनी की कोशिकाएं कर रही हैं। जो भी तुम्हारे शरीर के अंदर अंग है, हाँ, यहाँ तक कि ये खाल भी कोशिका से बनी है। अगर आपकी खाल पर यहाँ कुछ जली हुई चीज जल जाएगी, आप जल जाते हैं, तो ये यहाँ की कोशिकाएं जल जाती हैं फिर, और वो कोशिकाएं अगर जल गई तो तुम्हें जभी दर्द होता है, और जभी वो धीरे धीरे नई कोशिकाएं बनती हैं फिर वहां पर, फिर वो जला हुआ एरिया आपका रिपेयर होता है। अगर यहाँ से कट गया तो कोशिकाएं ही कट जाती हैं, वो कोशिकाएं कट गई तो बेटा दर्द होता है, फिर वो घाव आपका धीरे धीरे भरता है, तो पुरानी कोशिकाएं फिर नई कोशिकाओं के द्वारा उस घाव को भरती हैं। तो शरीर के हर एक अंग में कोशिकाएं, पूरा शरीर कोशिका से बना है। तो कोशिका क्या नहीं करती आपके शरीर में, ये पूछो। आपके शरीर में हर एक चीज कोशिका से होती है। ये जो त्वचा को सुंदर बनाने वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, ये आपके चेहरे की कोशिकाओं को मजबूत या चेहरे की कोशिकाओं को यंग जवान बनाए रखने के लिए ही लगाए जाते हैं, जिससे हीरोइन एक्ट्रेसेस जो है उनकी त्वचा ऐसे चमकती रहती है, एकदम चमकती रहती है। तो कोशिका ही सब कुछ करती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल। आज के लिए इतना ही बेटा। कल की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक हफ्ता इसको लग जाता है खत्म कराने में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए ये हम नहीं कह सकते, तो बहुत अच्छे से इसको कर कर हमें चलना है। ठीक है, तो कल भी हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।